जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। ओडिशा निकाय चुनाव की मतगणना जारी के दौरान चुनाव आयोग के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी सबसे आगे चल रही। बीजेपी के उम्मीदवार अध्यक्ष पद के 73 निकाय संस्थानों में आगे चल रहे। भारतीय जनता पार्टी 16 पर और 7 सीटों पर कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार समेत अन्य प्रत्याशी 9 शहरी स्थानीय निकायों पर आगे चल रहे। जी हां, आपको बता दें कि भुवनेश्वर, कटक, बहरामपुर में भी सत्तारूढ़ दल के महापौर पद के प्रत्याशी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि भद्रक जिले के धामनगर अधिसूचित क्षेत्र परिषद में मतगणना बाद में होगी। बीजेपी की संघमित्रा दलाई बहरामपुर के मेयर चुनी गई। बहरामपुर नगर निगम के मेयर चुनाव में बीजू जनता दल के संघमित्रा दलाई ने जीत हासिल की। उन्हें बीजेपी की अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सबिता को 20,236 मतों से हरा दिया। तालचेर म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी के पवित्र भूतिया ने जीत दर्ज किया है, जबकि सोनपुर म्यूनिसिपैलिटी में तामसी तस्मिता नायक देवगढ़ और म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी की ही उम्मीदवार शांति मंजरी ने जीत हासिल किया है। 4145 वोट से चुनाव जीती है, जबकि नवरंगपुर म्यूनिसिपैलिटी में भाजपा के कुनो नायक ने जीत दर्ज की है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से भाजपा निकाय चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई। भाजपा 0-0 पर सिमटती नजर आई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे। आज लखनऊ में हुई समाजवादी पार्टी विधायक की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। उत्तर प्रदेश मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन ने 125 सीटों पर जीत हासिल की। इनमें 111 सीट पर सपा, 8 सीट रालोद और 6 अन्य जीते हैं। और सियासी जानकारों के अनुसार अखिलेश अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की फोकस करना चाहते। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए भव्य शपथ ग्रहण को लेकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, ये इकाना स्टेडियम सपा सरकार में बनकर तैयार हुआ था। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा, समाजवादी पार्टी द्वारा बनाए गए स्टेडियम में नई सरकार की शपथ लेने को लेकर बधाई। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बजट पेश किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साल 2014 से 15 में जब हमने पहला बजट पेश किया तो लगभग 31,000 करोड़ का बजट था। आज 7 साल बाद 76,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये इसलिए हुआ है कि हमारी कट्टर ईमानदार सरकार है। हमने 7 साल में गैर जरूरी खर्चे और भ्रष्टाचार को खत्म किया है। केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के सामने रोजगार और महंगाई बड़ी समस्या है। दिल्ली सरकार ने 12 लाख रोजगार पिछले 7 साल में तैयार किए। दिल्ली का बजट रोजगार और महंगाई की समस्या खत्म करता है। ये बजट 5 साल में 20 लाख रोजगार देगा। कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई थी। दिल्ली में 1 करोड़ 68 लाख लोग नौकरी के लिए फिट है और इनमें से केवल 1/3 के पास ही नौकरी है। 8 अलग अलग सेक्टर में नए रोजगार पैदा किए जाएंगे। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री व किसान मोर्चा के प्रदेश सह प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार टीम के बिहार के पूर्ववर्ती लालू प्रसाद यादव की सरकार से की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला चल रहा है। इसकी जांच हुई तो कोई लोगों को जेल जाना पड़ेगा। एकात्मक परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में शनिवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश में टीकाकरण अभियान जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव के समापन के साथ केंद्र ने राज्य में कोविड-19 के टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को फिर से प्रकाशित करने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 8 जनवरी को 5 राज्य उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में टीकाकरण प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया था। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें 22 अप्रैल को रिक्त होने जा रही, जिनके लिए भाजपा और कांग्रेस में चर्चाएं शुरू हो गई। रिक्त हो रही सीटों में से 2 भाजपा और 1 कांग्रेस के कब्जे वाली है और कामोबेश यही स्थिति चुनाव में भी बनेगी। दोनों ही दलों में नए चेहरों के प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है, जिनमें भाजपा का एक आदिवासी चेहरा हो सकता है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटें भाजपा और 3 सीटें कांग्रेस के पास है। 22 अप्रैल को इनमें से 3 सीटें संपत्तियां के मुबस्सर जावेद अकबर और विवेक तनखा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इन्हें भरने के लिए चुनाव की अधिसूचना अगले कुछ दिनों में जारी हो सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को जारी रखने की घोषणा की है। शनिवार को लोक भवन में संपन्न योगी 2.0 कैबिनेट की पहली बैठक में इस बाबत औपचारिक निर्णय लिया गया, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का पहला निर्णय 15 करोड़ गरीब जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर नागरिक को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से अन्न योजना प्रारंभ की थी। अप्रैल 2020 से आज मार्च 2022 तक देश की 80 करोड़ जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा। कोरोना के चलते करीब 2 साल से बंद इंटरनेशनल फ्लाइट को रविवार से दोबारा शुरू किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरू करने को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कोविड नियमों को लेकर कुछ छूट दी गई है। नए नियमों के मुताबिक कोविन क्रू के लिए फ्लाइट के भीतर पीपीई किट पहनना जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मी जरूरत लगने पर पैसेंजर को छूकर उसकी जांच कर सकते हैं। इसके अलावा एयरलाइंस को मेडिकल इमरजेंसी के लिए 3 सीटें खाली रखने की भी जरूरत नहीं है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा जारी ऑर्डर में कहा गया कि कोरोना के कम होते मामले और बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने के आधार पर कोविड नियमों में ये छूट दी जा रही है। एक के बाद एक चुनाव में हार का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरकर जनाधार वापस पाने की कोशिश कर रही। इसी कड़ी में कांग्रेस 31 मार्च से 7 अप्रैल के बीच देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार लोगों को कंगाल कर अपना खजाना भरने में लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों के खिलाफ राहुल और प्रियंका गांधी देशव्यापी प्रदर्शन में शामिल होंगे। रूसी सेना यूक्रेन में जारी युद्ध में अब अपना ध्यान राजधानी कीव से हटाते दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस का ध्यान यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित डोनाबास क्षेत्र को मुक्त कराने पर है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह युद्ध के नए चरण की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने कहा कि हालांकि अब यह कहना जल्दबाजी होगी इससे क्या परिणाम होंगे। देश में कई हिस्सों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना काफी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शपथ लेने के बाद शनिवार को एक्शन में दिखे। पहले सुबह प्रेस वार्ता कर फ्री राशन के समय बढ़ाने का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को टारगेट दे दिया। सीएम योगी ने हालांकि 6 माह, 1 साल और 5 साल के लिए टारगेट तय कर उसका प्रेजेंटेशन करें। सीएम योगी ने कहा है कि हर विभाग के आधे घंटे की प्रेजेंटेशन बनाए। सीएम योगी ने कहा है कि पिछली सरकार में मुकाबला दूसरों के काम से था, लेकिन इस बार अपने ही पिछले कार्यकाल से भी और बेहतर करना है। अच्छा काम किया इसलिए वापस लौटे, लेकिन अब और बेहतर करना है। जनता ने विश्वास जताया, उस पर खरा उतरना है। सीएम के निर्देश फाइलों को लटकाया न जाए। लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों को अमली जामा पहनाया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होगी। आईपीएल 2022 में स्पॉन्सरशिप को देखें तो इसका आंकड़ा 1000 करोड़ के पार हो गया और लीग के अब तक 14 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी कि 26 मार्च को शुरू हो रहे आईपीएल के 15वें सीजन में बीसीसीआई को 1000 करोड़ रुपए के प्रायोजक राशि मिली है। जी हां, आपको बता दें कि बीसीसीआई ने इस बार टाटा के साथ टाइटल स्पॉन्सर की डील की है, क्योंकि वीवो कंपनी ने अपना पाला झाड़ लिया था। वहीं 2 एसोसिएट स्पॉन्सर भी आईपीएल को मिले हैं, जो दर्शाता है कि ये लीग कितनी विशाल हो चुकी है। उत्तराखंड में धामी सरकार के गठन के बाद अब विधानसभा स्पीकर को भी चुन लिया गया है। धामी राज में रितु खंडूगी को पहली महिला स्पीकर के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। अभी तक उत्तराखंड की सियासी विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर पुरुष ही काबिज रहे, लिहाजा पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी महिला को विधानसभा अध्यक्ष पद संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रितु खंडूड़ी विधायक उत्तराखंड के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आई है। रितु राज की 5वीं विधानसभा अध्यक्ष है। गुरुवार को उन्होंने विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया में एकमात्र नामांकन आने के कारण रितु को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। मार्च के महीने में ही पूरे उत्तर और मध्य भारत में लोगों को मई जून की भीषण गर्मी का एहसास होने लगा। बढ़ती तपिश के कारण लोगों ने घरों में एसी और कूलर अभी से चलाने शुरू कर दिए। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि लोगों को अभी इससे राहत नहीं मिलेगी। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी आईएमडी ने जताई है। भीषण गर्मी के बीच आईएमडी ने अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। जी हां, आपको बता दें कि आईएमडी के अनुसार कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा अलग अलग इलाकों में हल्की से लेकर मध्य बारिश होने की संभावना है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने एनटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।